हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। लिविंग टिश्यूज़ में जो एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन जो बनता है लिविंग टिश्यू का, उसमें एक और मैक्रोमोलिक्यूल्स पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल का एक ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स होते हैं। वन इज़ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमें यहाँ दिखाई देता है। ये मैं जूम करता हूँ इसको, और ये जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक होती है उसमें मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर है, और एक फॉस्फेट का ग्रुप है। ये तीनों मिलकर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स के सब्स्टिट्यूट होते हैं। बाकी के जो 3 हैं मतलब कि साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये सब पिरिमिडिन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रेस्पेक्टिवली। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में राइबोस शुगर होती है या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। अगर न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो हम उसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, और अगर उसमें राइबोस शुगर है तो हम उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हमने पहले जनरल डिस्कशन की थी। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स की एक चेन होते हैं और ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो मोलिकुलर फार्मूला में हम वहाँ शो करते हैं, NaCl, MgCl2 एट्सेट्रा। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसे 2 डायमेंशनल व्यू में शो करते हैं। एग्जांपल बेंजीन, नेफ्थेलिन एट्सेट्रा। जो फिजिसिस्ट होते हैं वो इसे 3 डायमेंशनल व्यू में वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पर शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में पोजिशनल इन्फॉर्मेशन उसकी क्या है। जब हम उसकी प्रोटीन की पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसका मतलब ये कि कौन सा अमीनो एसिड फर्स्ट आएगा, कौन सा अमीनो एसिड सेकंड आएगा। तो ये जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सेकंड अमीनो एसिड कौन सा है, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस से बनने वाला जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन को एक लाइन के तौर पर इमेजिन करते हैं। इसका जो फर्स्ट जो हिस्सा होता है, इसका जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो लेफ़्ट में शो किया जाता है, और जो इसका राइट एंड है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड्स को वहाँ पर शो करता है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड। जो पहला अमीनो एसिड है उसे हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। लास्ट के अमीनो एसिड्स को हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। जो प्रोटीन का थ्रेड होता है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, यह एक हेलिक्स के फॉर्म में होता है। हेलिक्स मतलब एक घुमावदार सीढ़ी के फॉर्म में होता है, और प्रोटीन का जो कुछ हिस्सा है वो जो प्रोटीन का जो थ्रेड का जो एक कुछ हिस्सा है वो हेलिक्स के फॉर्म में घूम जाता है। हम प्रोटीन के केवल राइट हैंडेड हेलिक्स को ही ऑब्जर्व करते हैं। प्रोटीन का जो अदर रीजन्स है वो अदर रीजन मतलब कि जो दूसरा हिस्सा है, अन्य हिस्सा है, वो दूसरे रूप में वहाँ पर फोल्ड हो जाता है जिसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोटीन की जो एक लॉन्ग चेन होती है वो एक ऊन के गोले के समान
अपने आप को फोल्ड कर लेती है। इसे हम प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत आवश्यक होता है। पॉलीपेप्टाइड्स की जो सब यूनिट्स होती, पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन होती है, वो पॉलीपेप्टाइड की चेन अपने आप को फोल्ड कर दो एक जैसे वहाँ पर सिमिलर वुलन बॉल की तरह एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के सामने वहाँ आकर अरेंज हो जाती है। ये कहलाता है प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप डी वाला जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, 2 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड्स की लॉन्ग चेन है जो कि वुलन बॉल की तरह फोल्ड होकर एक दूसरे के सामने अरेंज हो गई है। ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें उसके हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती है। जो इनमें 2 जो हैं वो आइडेंटिकल होती है एक दूसरे के। 2 सब यूनिट्स अल्फा टाइप की होती है, 2 सब यूनिट्स बीटा टाइप की होती हैं और ये सब मिलकर ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बनाती है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमियर्स इन पॉलीमर। एक पॉलीमर में जो मोनोमियर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में हम देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उन अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। हम देखते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होता है। जो एक अमीनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक अमीनो एसिड है ना, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप से अटैच होता है ना। यहाँ दिखाई दे रहा है एक अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड्स के एमिनो ग्रुप, मतलब कि NH2 ग्रुप से यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, इनमें होता है वाटर का रिमूवल, मतलब कि डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि H2O का एक मॉलिक्यूल, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये H और ये OH, ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, मतलब यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए पॉलीसेकेराइड में जो इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो भी आपस में एक बॉन्ड से ऐड होते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट मोनोसेकेराइड, ये सेकंड मोनोसेकेराइड, ये आपस में क्या होते हैं, एक बॉन्ड से अटैच होते हैं। उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से बनता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक H और एक OH, मतलब मिलकर यहाँ क्या बना लेंगे, H2O। H2O का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब डिहाइड्रेशन होगा। और जब डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप एक H2O का जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो बची हुई ऑक्सीजन होगी वो इन दोनों मोनोसेकेराइड्स, मतलब दोनों शुगर के बीच में एक बॉन्ड बना लेती है, जिसे कहते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हम इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में जो फॉस्फेट होता है, वो फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड की एक शुगर के 3rd कार्बन से और उसके ही आगे वाले न्यूक्लियोटाइड की एक शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है। मेन से सीधी सी बात है कि जब फॉस्फेट किसी शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है तो वो वहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, एस्टर बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है शुगर, है ना, और ये है फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट है ये शुगर के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहाँ पर अटैच होकर
कौन सा ग्रुप कौन सा बॉन्ड बना रहा है, एस्टर बॉन्ड बना रहा है। ये वाला बॉन्ड एस्टर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, जब फास्फेट के दोनों सिरों पर, मतलब कि एक ये सिरा और दूसरा ये सिरा, जब दोनों सिरों पर बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड कहलाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब एक तरफ बॉन्ड बनता है तो वो कहलाएगा एस्टर बॉन्ड, और अगर दोनों तरफ इस तरीके से एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम डीएनए की, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। देखिए, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल है, उस डीएनए मॉडल की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो डीएनए मॉडल होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कौन सा, डबल हेलिक्स। ये जो आप 3rd नंबर पर देख रहे हैं ये है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल होता है, यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 स्ट्रैंड्स होती है जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है और अपोजिट डायरेक्शंस में जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स की एक ये चेन है और एक ये चेन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, आप देख सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक का डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जा रही है। इनकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट शुगर चेन कहलाती है। हम यहाँ देख सकते हैं ये शुगर, ये फॉस्फेट और ये शुगर है ना। तो शुगर फॉस्फेट शुगर ये तीनों मिलकर इसकी क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, बैकबोन। The nitrogenous bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside। यहाँ पर जो हम नाइट्रोजनस बेस देख रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेस मतलब कि ये एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये इस बैकबोन के परपेंडिकुलर है। मतलब बैकबोन इस तरीके से, तो ये नाइट्रोजनस बेस उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये अरेंज होते हैं एज ए परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर इन पॉलीपेप्टाइड चेन। एडेनिन और ग्वानिन जो हैं वो यहाँ पर थाइमिन और साइटोसिन से ऐड होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन से बॉन्ड बनाते हैं। देखिए यहाँ एडेनिन थाइमिन से ऐड है, ग्वानिन साइटोसिन से ऐड है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है और एडेनिन और थाइमिन के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हमें दिखाई दे रही है। देखिए इसी प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो एडेनिन और थाइमिन है, ये एडेनिन एंड थाइमिन, इन एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि हम साइटोसिन और ग्वानिन में देखते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है इसका जो एक बेस पे एक जो हेलिक्स होता है, मतलब एक पूरा हेलिक्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एक टर्न होता है, इस पूरे एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर। ये टर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने यहाँ से पूरा फोल्ड किया और यहाँ तक ये ऊपर तक जाता है। तो इस पूरे एक बेस पेयर्स में यहाँ पर 10 एक पूरे टर्न में यहाँ पर 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। अब हम हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स है, प्रोटोजन्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, इनमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं।
इनका जो दिस कंपाउंड्स आर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशंस, मतलब कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं या ये जो कंपाउंड्स है इनका एक कंसंट्रेशन होता है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर सेल में या मोल पर लीटर में। हम देखते हैं कि यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में एक टर्नओवर होता है, मतलब एक चेंजेस आता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स जो है एक दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में वहाँ पर चेंज होते रहते हैं, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स से कुछ अलग टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण वहाँ होता रहता है। मतलब कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ या फिर दूसरे पदार्थ से फिर कोई अन्य पदार्थ वहाँ पर बनता जाता है। ये जो ब्रेकिंग और मेकिंग है ना, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा होने वाली ये जो ब्रेकिंग और मेकिंग है, मतलब कि बनना और टूटना और बनना और फिर टूटना और फिर बनना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली प्रोसेस है। इन सभी केमिकल रिएक्शंस को ही एक साथ हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हर एक प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनसे कुछ बायोमोलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के, लाइक रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड्स इनटू एन अमीन, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड। हम देखें कि यहाँ पर हमें इस टाइप के एग्जाम्पल की 10 या फिर हजारों जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी हम एक सूची यहाँ पर बना सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट ऑक्यूर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस। देखा जाए तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो आइसोलेटेड रिएक्शंस नहीं होती, जबकि वो अदर रिएक्शंस से अटैच होती है, लिंक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो केमिकल रिएक्शंस जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पाई जाती हैं वो केमिकल रिएक्शन एक दूसरे रिएक्शन से लगातार जुड़ती जाती है, और इस टाइप का जो पाथवे हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है ये एक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह होता है जो कि एक सिटी में पाया जाता है। यह जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ये क्रिस क्रॉस भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे ट्रैफिक जंक्शंस भी हो सकते हैं। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic. This metabolic flow is called the dynamic state of body constituents. Another feature of this metabolic reaction is that every chemical reaction is a catalyzed reaction. अगर हम बात करें यहाँ की metabolic reaction का एक जो अनदर फीचर्स हैं वो हैं यहाँ पर कि ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये सब कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, उत्प्रेरक अभिक्रियाएं होती हैं। देयर इज़ नो अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जेशन इन दिस सिस्टम। इवन CO2 dissolving in water, a physical process, is a catalyzed reaction in living system. The catalyst which hasten the rate of given metabolic conversion are also protein. This protein with catalytic power are named enzyme. आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू, गुड बाय।